हरियाणा पुलिस में 6600 भर्तियां निकली थी। 6600 में मुख्यमंत्री साहब ने उनको दे दी। एक बार आधे लगे, फिर कोर्ट केस के मामले अटके रहे, फिर कोर्ट केस ने कह दिया ज्वाइनिंग दे दो, फिर वो भी लग गए। लेकिन 6600 में से लगभग 1500 बच्चे अभी तक कहीं और ज्वाइन कर गए, किसी ने नहीं किया, पहले कहीं नौकरी थे। अब बच्चे वो बच्चे हैं, अगर सारी वेटिंग लिस्ट भी लगा देंगे तो भी बच्चे बचे हैं। अब वेटिंग वाले कह रहे हैं सर हमें लगवा दो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो वेटिंग वाले हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको भी ज्वाइनिंग करवाने का काम करेंगे, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। डिपार्टमेंट DMER ने उसको AG साहब के पास भी भेज दिया, अप्रूव करके AG साहब के हाथ में है, उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाए। मात्र 307 बच्चे हैं। तो AG साहब से मैं बात कर लूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लूँगा, और मुख्यमंत्री जी हमारे सब कर्मचारियों के हितैषी हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। खास इंटरव्यू है, छोटा सा इंटरव्यू है। हमारे साथ हैं वही व्यक्ति जिन्होंने क्लर्क का मुद्दा उठाया था और बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, रोजगार पर बात करी थी। हमारे पवन सैनी जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीप जी। जी सर, कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपका जो स्टेप जे सर जो चैनल है जी। मैं आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर पहला सवाल स्टाफ नर्स का है। 2021 में भर्ती निकली थी, 2022 में पे एग्ज़ाम हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, सब कुछ हो गया। वो मामला पता नहीं क्यों कोर्ट में चला गया और अब शायद वो सॉर्ट आउट भी हो चुका है। डिपार्टमेंट DMER ने उसको AG साहब के पास भी भेज दिया, अप्रूव करके AG साहब के हाथ में है, उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाए। मात्र 307 बच्चे हैं। मेरे पास हरियाणा के हर कोने से 50 बार मेरे ऑफिस आए हैं। वो कई बार मैं मिला हूँ, कई बार नहीं मिला हूँ। एक ही बार उनकी मैंने वीडियो भी बनाई है। और अब AG साहब के हाथ में, आप भाजपा के चुनिंदा व्यक्तियों में से हैं जो सीधी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात है और सब कुछ आप कर सकते हैं। उन बच्चों का सवाल था स्पेशल जी, आपने पवन सैनी जी से मिलकर बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, हमारा यो जिक्र कर दो। AG साहब के हाथ में सब कुछ कर दो। बहुत अच्छा मुद्दा जगदीप जी आपने उठाया है जी। और हमारे जो बच्चे हैं, जो बेटियां जिन्होंने स्टाफ नर्स का कोर्स किया है, दोनों हैं, तो जो उनका मामला है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। और अभी जैसे बता रहे हो AG साहब के पास है, तो इसकी मैं पूरी स्टडी कर लूँगा। AG साहब का मतलब सरकार है सर? हाँ पता है मुझे, सरकार के उसी बिहाफ पे आप बात कर रहे हो। तो AG साहब से मैं बात कर लूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लूँगा, और मुख्यमंत्री जी हमारे सब कर्मचारियों के हितैषी हैं, हर वर्ग के हितैषी हैं। तो मैं AG साहब से बात करूँगा, पर्सनली करूँगा व्यक्तिगत रूप से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी मैं चर्चा कर लूँगा। क्योंकि ये विषय मेरे पास इसलिए आया, एक महिला हमारे पास आई थी जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, बल्कि वो वीडियो में नहीं आई, वो बैठ गई साइड में, उसका रोना ही नहीं थमा। बड़ी मुश्किल से उसने पेपर दिया जब वो प्रेग्नेंट थी। अब उसका बेटा भी है और घर में भी यातनाएं उन्होंने सहन करनी पड़ रही हैं। भाई तने क्या कर लिया, पेपर दे कर नौकरी तने मिलनी नहीं, कोर्ट के धक्के खाने हैं। तो वो बात कहीं ना कहीं हमारे दिल में लगा है। माँ देखो यार बच्चों के साथ, एक लड़का था वो भी रो पड़ा जी, हमने इतने धक्के खाए हैं, भाजपा को वोट दी। और भाजपा मुख्यमंत्री साहब ने कहा भाई स्टेडियम और लाइब्रेरी भर देवांगे, और हमने इस बेस पर होकर पढ़ाई शुरू करी और आज हमारी भर्ती रुकी। जगदीप जी आपने सही कहा। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारे भाई ने, बहन ने जो अंदर की पीड़ा आपको कही है, क्योंकि पिछली सरकारों में तो उम्मीद नहीं होती थी ना, भी पेपर कोई दे के आ रहा है, नौकरी कोई लगता था, जिसका बड़ा थैला हुआ वो नौकरी लगता था। यानी कि पढ़ने वाला बच्चे को उम्मीद नहीं थी मैं नौकरी लगूँगा। जो पीड़ा उस भाई ने, बहन ने आपके सामने रखी है, उसको पीड़ा है ये भी मैंने इतनी अच्छी तैयारी करके, और ऐसे प्रसव के समय भी तैयारी की उसने, तो उसको उम्मीद है मेरी जो है ना सिलेक्शन होगी, और उस उम्मीद से ही जो है ना उसने आपको अपनी व्यथा सुनाई है, और आपने उनकी तरफ से मुझे ये बात बताई है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मैंने कहा मैं AG सर से बात करूँगा, महाजन जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूँगा। इन सब भाई बहनों को भी जो है ना वो उनको रिक्रूटमेंट हो, उनकी भर्ती हो, इसके लिए मैं 100% प्रयास करूँगा। दूसरा सवाल है सर होमगार्ड के लिए। मेरा होमगार्ड की पहले तनख्वाह खैर कम थी, मुख्यमंत्री साहब ने उनकी 24,000 के लगभग उनकी तनख्वाह कर दी, और
अब उनके साथ समस्या यह है कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। एक तो हॉस्पिटैलिटी की सुविधा, एक उनके लिए पास नहीं है, कहीं आना जाना हो कह देते हैं कि भी होम गार्ड के लिए एक होम स्टेशन है। अब मैं जींद से हूँ, जींद में डिस्ट्रिक्ट में तो नरवाना भी आता है, सफीदो भी आता है, उचाना भी आता है। अब वहाँ से बस में आना जाना या उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको जो फैसिलिटी और मिले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहली बार तो जो आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल सारी जायज़ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि होम गार्ड के हमारे जो साथी हैं, पहली बात तो जब लगते थे उनको बीच बीच में हटाते रहते थे, लेकिन अब जो है ना ये व्यक्तिगत रूप से जिला हेडक्वार्टर का मामला नहीं रहा, ये पंचकुला से ही सीधा जो है ना उसके दिशा निर्देश पे भर्ती करते हैं। और जब मनोहर जी की सरकार बनी, इससे पहले मेरे ख्याल से शायद 8,000 रुपये उनके होते थे, हाँ, लेकिन उनकी 18,000 की और अब 24,000 है। ये मुझे लगता है पूरे देश में कहीं भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। और उन सबको मैं इसकी जो है ना बधाई भी देता हूँ, सभी होमगार्ड के साथियों को। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है उनके ट्रांसपोर्ट की, एक तो उनके लिए सुविधा ये है वो अपने विद इन डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, जिला के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जिला के अंदर भी तो 50-60 किलोमीटर की दूरी रहती है, तो उसके लिए बिल्कुल जायज़ उनकी बात है। मान लीजिए जिला में अगर एक स्थान पर उनका परिवार सहित रहते हैं, अगर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर डेली आना जाना हुआ उनका, तो वास्तव में उनको फिर बस पास जिले के लिए अलाउड होना चाहिए। ये सारे दिशा निर्देश सभी जीएम रोडवेज़ के पास हों, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर पर हों, ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुझे लगता है अगर उनको संज्ञान में इस बात को बताएंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी करने का काम करेंगे। एक तीसरा सवाल है जो हरियाणा पुलिस है उनको लेके जी। हरियाणा पुलिस में 6600 भर्तियाँ निकली थी, 6600 में मुख्यमंत्री साहब ने उनको दे दी, एक बार आधे लगे, फिर कोर्ट केस के मामले अटके रहे, फिर कोर्ट केस ने कह दिया ज्वाइनिंग दे दो, फिर वो भी लग गए। लेकिन 6600 में से लगभग 1500 बच्चे अभी तक कहीं और ज्वाइन कर गए, किसी ने नहीं किया, पहले कहीं नौकरी थे, अब बच्चे वो बचे हैं। अगर सारी वेटिंग लिस्ट भी लगा देंगे तो भी बच्चे बचे हैं। अब वेटिंग वाले कह रहे हैं सर हमें लगवा दो, क्योंकि हम लग जाएंगे तो थोड़ा सा और खुश हो जाओगे। परिवार पड़ोस वाले ये कहते हैं थम 2 नंबर से लगे हो, जब थम रख दिए उनके, मतलब घर में पड़ोस में रिश्तेदारी में अब उनको पोक किया जाता है, उंगली की जाती है, तुम 2 नंबर के थे। तब वो चाहते हैं कि सर हमने भी जल्दी लगवा लो, क्योंकि वैकेंसी बच रही हैं। इस वेटिंग के बाद और जो वेटिंग अभी आई नहीं है लेकिन बचे हुए हैं, वो भी पॉइंट से वेटिंग से रह गए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी नंबर आ जाए, उनको भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए। इस बारे में थोड़ा सा और हम चाहते हैं कि आप फेवर करें। जगदीप जी तरफ से एक आप ही नेता हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, भैया उनके आगे सिफारिश करेंगे तो बात बनेगी। नहीं, मैं भी इसीलिए लगता हूँ आपको, क्योंकि हमारे भी सुनने वाला है कोई, मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, इसलिए मतलब मैं बोलता हूँ। और मैं कह सकता हूँ जब से हरियाणा बना है, अगर कर्मचारियों का हितैषी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मनोहर लाल जी हैं। अभी आपने सुना होगा, अभी जो क्लास 1 क्लास 2 में हमारा सारा एससी समाज के लोगों को, पूरे प्रदेश के अपने समाज के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। झूठ तो नहीं कर रहा ना मैं? दूसरी बात, अभी हमारे जो चौकीदार हैं, जब सरकार बनी मेरे ख्याल से 3,500 के करीब उनका मानदेय था, मुख्यमंत्री जी बनने के बाद 7,000 किया और अब उनका 11,200 किया, और वर्दी के लिए भी शायद लगभग 4,000 रुपये दिए। आज तक किसी मुख्यमंत्री जी ने किया। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के प्रति जो है ना बिल्कुल उनका ध्यान रखते हैं। और ये कह सकता हूँ हर क्षेत्र के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे हमारे जो है ये होमगार्ड का मैंने जिक्र किया है, तो हर कर्मचारियों का, चाहे हमारे गेस्ट टीचर हों, चाहे हमारे लैब अटेंडेंट हों, कंप्यूटर टीचर हों, सबकी जो है ना सैलरी बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जो आपने कहा पुलिस भर्ती का, जितनी भर्तियां पहले भी हुई हैं, पहले क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया या पिछले वाले रिलीव ही नहीं करते थे ना उसको,
वो अगली अगर अच्छी जगह भर्ती हुई है तो पिछले वाले रिलीव नहीं करते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, वो कितने मर्जी टेस्ट दे, अगर दूसरी जगह भर्ती हो गया तो तुरंत पिछले उसको क्विट कर दो, वो माना जाएगा। अब इतनी बड़ी सुविधा पहली बार मुख्यमंत्री जी ने किया। जो आप बात कह रहे हो उनकी वेटिंग लिस्ट में आने की, तो मुझे लगता है उसकी मैं सारी एक बार गहनता से जांच कर लूँगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो वेटिंग वाले हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको भी ज्वाइनिंग करवाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा, और माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में आ गई तो देर नहीं लगाएंगे वो, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछले साल नवंबर दिसंबर में एक रैली हुई करनाल के अंदर ब्राह्मणों की, उसमें एजेंडा था कि भाई क्या क्या ब्राह्मण वर्ग मांग कर रहा है। एक मांग रखी गई ईबीपीजी की, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था 4 जातियों को मिला था, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत। तो मुख्यमंत्री से अपने स्टेज पे एक बात कही थी कि भाई ईबीपीजी आगे तो लागू नहीं रहेगा, लेकिन जो बच्चे पेंडिंग हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग मैं दे दूंगा जल्दी। उन्होंने तारीख भी बताई थी, उस तारीख तक। वो तारीख क्या, उस साल दोबारा आने को है, नया साल। वो बच्चे आज भी अटके हुए हैं। अब ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, यार हमारे साथ तो दुख है, बुला के तो रैली करवा ली और 15-20 हज़ार लोग जुड़वा लिए, अरे ईवीएम बालक नौकरी नहीं लगवाए। कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग सिर्फ इसी बात से नाराज है कि भाई जो लगभग बच्चे भी तो कितने हैं, 300 के तकरीबन बच्चे हैं सर। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, तो हमारे यहाँ जातिवाड़ा तो मामला है ही नहीं। और यही एक मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया, हरियाणा, सुनो, आरक्षण की बात करी ना आपने, किन किन को आरक्षण अभी प्रमोशन देने की बात करी ग्रेड ए और बी में, तो मैंने इसलिए ये सवाल कर लिया। मैं चलो आप प्रमोशन की बात करें, मैं भी अभी एक सवाल घुसेड़ दूँ। लेकिन आपने जाति की बात की है ना, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा देने वाले मुख्यमंत्री जी हैं। और जहाँ आप कह रहे हो ब्राह्मण ठगा महसूस कर रहा, आज 2 तो रिजर्व हैं, तो इसके बाद जितने लोकसभा सांसद आप देखिए, अरविंद, नहीं सुनो, नहीं आप ये ना कहो ना ब्राह्मण ठगा महसूस कर रहा है। हमारे रमेश, नहीं वो मैं बताऊंगा, रमेश कौशिक जी हमारे सांसद हैं सोनीपत से, अरविंद शर्मा जी हमारे रोहतक से सांसद हैं, अभी डीपी वस जी हमारे राज्यसभा से हैं, कार्तिकेय शर्मा जी, आप देखो ना पूरा लगाओ ना, हरियाणा में 4 सांसद जो है ना भारतीय जनता पार्टी। तो क्या ये 4 सांसद इतनी बड़ी रैली कर सकते थे? पल्ले भी नहीं जी। लेकिन विषय ये था ईबीपीजी के जो बच्चे देखो, बच्चों वाला विषय था, दूसरा है बच्चों का तो मैं बताऊंगा ही, वो तो कर, लेकिन जो आपने कहा ब्राह्मण ठगा महसूस कर रहा है, वो मुझे भी अखरी है बात। मूलचंद जी हमारे मेरे अच्छे मित्र हैं, मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार में, इसलिए सभी वर्गों का जो सम्मान जो किया है माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने किया है। जो आप इसकी बात कर रहे हो जो है ना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हो, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर लूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कही है बात ये सम्मेलन में की है, तो मुख्यमंत्री से बात को पूरा करेंगे। एक बार पूरा मुझे डाटा आप दे देंगे तो मैं सीएम हाउस में बात कर लूँगा और मुख्यमंत्री से बात कर लूँगा। एक व्यक्ति हैं ब्राह्मण समाज में, पंडित हरिराम दीक्षित जी, जो लगभग 90-92 उम्र हो चुकी है उनकी, और अभी हार्ट अटैक भी आया था, भगवान की दया से वो बच गए। वो एक ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति चला रहे हैं, हेड हैं वो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने 2007 में इसकी शुरुआत की थी। 2013 में जाके हुड्डा साहब के टाइम पे आरक्षण मिला विनोद शर्मा जी की पैरवी के द्वारा। अब जैसे ही भाजपा आई तो वो बंद हो गया। अब ब्राह्मण तो नाराज़ होना था उससे। अच्छा, फिर मीटिंग हुई कि भी चलो एक ब्राह्मणों की एक रैली कर लेते हैं, मुख्यमंत्री साहब आएंगे, सब नेता आएंगे। तो पंडित हरिराम दीक्षित जी को कहा गया, जी आप आओ, आपके बच्चों को हम लगवाएंगे, जो मुद्दा आपने उठाया है, और आपको हम मुख्य स्टेज पर बिठाएंगे, और फलाना टिकड़ा, बहुत सारी बात। और ये जैसे ही रैली ख़त्म होगी, मुख्यमंत्री साहब होंगे, सेक्रेटरी साहब होंगे, एजी साहब होंगे, एक बड़े अधिकारी होंगे, और आप पांचों इकट्ठे एक कुर्सी पे बैठ के हम बात करेंगे, टेबल पे बैठ के बात करेंगे। ना तो वो मुलाकात हुई। आज वो 90 साल 92 साल का बुजुर्ग हर व्यक्ति से ये कहता है कि भाई मीटिंग करवाओ थे मुख्यमंत्री साहब। मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री साहब ने टाइम नहीं दिया। और जो नेता ये कह रहे थे जी आपने तो स्टेज उनके चारों तरफ बिठाऊंगे फिर मीटिंग तक का टाइम उनको नहीं मिला। चलो, इस सारे वाक्य की जानकारी मैं एकत्रित कर लूँगा और फिर जो भी उनसे बातचीत करके पॉजिटिव वे में एक मैं कैसे
नहीं नहीं, मतलब एक अच्छी मानसिकता के नाते मैं उनसे बातचीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँगा, ठीक है ना। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी के करने में और कथनी में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। नहीं नहीं ना कुछ नहीं दिखा, तो लेट सवेर हो सकता है, लेकिन मैं बातचीत कर लूँगा। और मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा ना, उनकी कथनी करने में अंतर नहीं है, वो बिल्कुल इसको पूरा करेंगे। और जैसे दीक्षित साहब की बात करी, वहाँ अरविंद कौशिक जी भी होंगे, मोहन लाल जी से, और संबंधित हमारे जो नेता से बात कर लूँगा, और फिर अच्छे मन से इस बात को सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात अब कर लेता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा चला हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि पीओके का भी जिक्र हो सकता है, पार्लियामेंट बैठक होगी, 5 दिन की है वो, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है? देखो, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है, अभी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। बार बार खर्च होता है, बहुत मैन पावर लगती है, और सपोज करो 1 साल में 2 चुनाव हैं, पहले आचार संहिता लगेगी, फिर काम टेंडर होंगे, काम होगा, फिर 2 महीने काम होगा, फिर आचार संहिता लगेगी, कभी जो है ना आपके ये पंचायती राज के चुनाव हैं, तो समय की बर्बादी भी है, और काम छूटता भी है, पीछे भी जाता है, डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए मेरा व्यक्तिगत मन तो है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन माननीय मोदी सरकार ने इस विषय को रखा आगे। अब कैसे सिरे चढ़ता है, क्योंकि ये एक बहस का विषय है। अगर मुझे लगता है अगर सारी पार्टियां इस पर सहमत होंगी, ये देश की प्रगति में एक अच्छा कदम होगा। एक छोटा सा मुद्दा, लास्ट सवाल है सर। लाखन माजरा में घटना हुई जिसमें एक लड़का 5 फुट 8 इंच हाइट और 80 किलो का लड़का 3 तारीख को घर से गायब होता है, और 26 तारीख को पुलिस उसकी 2 किलो मात्र हड्डियां पेश करता है उसके परिवार का, भाई ये आपका बेटा है। 2 किलो हड्डियां, थोड़ी सी हाथ की हैं, एक खोपड़ी है बस, और पुलिस ये दावा करती है कि यहाँ पे ये आपका बेटे की हड्डियां मिली, यहाँ पे ये मरा है, यहाँ पे ये मरा है। अब 20 दिन में एक व्यक्ति का कंकाल कैसे मिल सकता है, वो भी रोड पे कंकाल, वहाँ पे उसके बाल नहीं पाते, वहाँ पे उसकी खाल मांस कुछ नहीं पाता। अब वो एसपी साहब के यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उस परिवार के लिए थोड़ा सा सिफारिश करें, रोहतक एसपी से थोड़ा सा कांटेक्ट करके उस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। देखिए, ये जो घटना है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और मुझे इसका दुख है परिवार का, अगर सदस्य कोई अपने बीच में से चला जाता है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उस परिवार के प्रति, और ये मामला जो आपने बताया बड़ा गंभीर मामला है। हाँ, तो इसकी मैं अगर मुझे एसपी साहब से तो मैं बात करूँगा ही, और अगर मुझे डीजी साहब से बात करने की आवश्यकता पड़ी, सत्यजीत कपूर से, उनसे भी मैं बात करूँगा। मेन मकसद ये है, परिवार को इसका न्याय मिलना चाहिए। परिवार इतना शरीफ, उसने अपने खेत से और काम घर से खेत और कुछ देखा ही नहीं। आज वो कहीं भी मिलने से डरते हैं, किस नेता से मिले, किस SHO SP से मिले, डरते हैं। नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ा गंभीर मामला आपने उठाया है। मैंने कहा मेरी संवेदना उस परिवार के साथ है, तो मैं वहाँ के SP रोहतक से बात करूँगा, और जहाँ भी अगर बात करने की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे डीजी से बात करनी पड़ेगी, बात करूँगा डीजी साहब से। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये हैं हमारे पवन सैनी जी। देखो, जो बात मेरे दिल में है, दिमाग में है, और जहाँ तक मैं लोगों से बात कर पाऊँ वो बात दिल से ही पूछूं भाई, कोई राजनीति तो नहीं है इसमें। बाकी मैं करूँ भी उन्हीं व्यक्तियों से बात जहाँ पे मैंने उम्मीद दिखा है, और बेउम्मीदी तो मैं बात करता नहीं। यहाँ पे जो बातें हुई हैं, हमारे नेताजी ने जो कहा है, बात तो उठेगी और चलेगी, सिरे भी चढ़ेगी। बाकी भाई आपका भाग, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।